नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम या जिसे हम हिंदी में समेकित कृषि प्रणाली कहते हैं, और एक तरीके से ये बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हमारे एग्रीकल्चर में आ चुका है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। जो आपका अभी टीए ग्रुप 1 का एग्ज़ाम है, डेवलपमेंट ब्रांच और कह सकते हैं कि एग्रोनॉमी ब्रांच, ये मेजर एक तरीके से इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ये मेजर कॉन्सेप्ट इस समय है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके सिलेबस में दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है और डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है, इसके कौन से कंपोनेंट हैं, या इसका व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सिलेबस में दिया भी गया है। तो चलिए हम इसी के बारे में देखेंगे। अच्छा, इसके पहले दो चीज़ें हैं आपके सिलेबस में, अगर देखेंगे वहाँ दिया भी गया है सिलेबस में, क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न। तो अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। फार्मिंग सिस्टम एंड टाइप ऑफ फार्मिंग एंड क्रॉपिंग सिस्टम एंड क्रॉपिंग पैटर्न, ये चारों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। ये कहने का मतलब ये चारों अलग अलग टॉपिक हैं, तो इनको क्लियर रखना है। जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो क्रॉपिंग पैटर्न एंड क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में दिया गया है, न कि फार्मिंग सिस्टम एंड फार्मिंग टाइप के बारे में। तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम दिया गया है सिलेबस में, तो आज इस वीडियो में हम यही देखेंगे। क्योंकि थोड़ा सा होता है वहाँ, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया कि क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सिस्टम में क्या अंतर है, या क्रॉपिंग व्हाट इज द क्रॉपिंग पैटर्न एंड सिस्टम, तो पता चले कि आप फार्मिंग सिस्टम को उठा के लिखना शुरू कर दें। तो इस तरीके से नहीं होना है। चलिए मेजर जो आज का टॉपिक है उसके बारे में देखेंगे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम या समेकित कृषि प्रणाली। तो जैसे इसके नाम में ही हमें मालूम चल सकता है, तो सबसे पहले बात ये आती है कि कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मिंग, अर्थात फार्मिंग क्या है। तो फार्मिंग अगर हम देखते हैं सिंपल सा, तो जो हमारा फार्मिंग अगर देखें तो फार्मिंग सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट फार्मर परफॉर्म इन देयर फार्म। अर्थात ये इंटीग्रेटेड में समेकित एक्टिविटीज अर्थात क्रियाएं होती हैं, किसकी, फार्मर की, किसान की, जो कि वो अपने फार्म पर अर्थात जो उसका फार्म है उस पर वो परफॉर्म करता है अंडर देयर रिसोर्सेज एंड सर्कमस्टेंसेज। रिसोर्सेज मतलब उसके पास जो भी रिसोर्स उपलब्ध है, कह सकते हैं कि इनपुट के रूप में सीड्स है, फर्टिलाइजर्स है, इरिगेशन फैसिलिटी है, या लैंड है, लेबर है, और जो परिस्थिति है कि वो एरिया एरिड है, सेमी एरिड है, वाटर लॉक्ड एरिया है, इन सब को एक तरीके से ये देखते हुए फिर वो जो समेकित एक्टिविटीज अपनाता है, और वो अपनाता किस लिए है, टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी एंड नेट फार्म इनकम ऑन ए सस्टेनेबल बेसिस। अर्थात वो अपने प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करता है, अपने फार्म की नेट इनकम को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, जो सस्टेनेबल बेसिस पे। अर्थात ये नहीं कि वो इस तरीके से प्रैक्टिसेस करे कि मृदा की उर्वरता का ह्रास करे, मतलब इन सबको देखते हुए। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा एक तरीके से कह सकते हैं कि ये फार्मिंग का होता है। कोई भी किसान हो जनरली वो फार्मिंग जब करेगा तो इस तरीके से, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मिंग हो जाएगा। याद रखने की ज़रूरत है, फार्मिंग सिस्टम इज एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट फार्मर परफॉर्म ऑन देयर फार्म अंडर देयर रिसोर्स एंड सर्कमस्टेंसेस टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्टिविटी। तो ये एंड फार्मिंग सिस्टम इज डिफाइंड एज ए कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेटेड मैट्रिक्स ऑफ सॉइल, प्लांट, एनिमल, इम्प्लीमेंट्स। ये एक अगर हमारा फार्म है, सिंपल सा एक किसान होता है, एक किसान है, उसके पास ये 10 हेक्टेयर की लैंड है। अब उस लैंड पे वो जो उसके पास कह सकते हैं कि जो लेबर की उपलब्धता है, जो रिसोर्सेज हैं, कि अगर इरिगेशन की फैसिलिटी है तो वो वीट राइस क्रॉप लेगा, अगर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है तो वो पल्स क्रॉप लेगा। तो कहने का मतलब ये फर्टिलाइज़र की उपलब्धता अगर है मार्केट में तो फर्टिलाइज़र चाहने वाली फसल ज़्यादा वो उगाएगा। तो इन सब का यूज, अगर ड्राई एरिया है तो वो हो सकता है कि पशुपालन करे, अगर कहीं तालाब है या इस तरीके से तो मत्स्य पालन भी कर सकता है। तो ये सब पूरा का पूरा हमारा होता है। नेक्स्ट वन, अब बात आती है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है। अभी तो हमने केवल फार्मिंग के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि फार्मिंग क्या होता है, बट अगर हम यहाँ देखें कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है, तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में अगर हम देखते हैं, ये जस्ट 1 मिनट ये और
तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम एक तरीके से अगर ये पहले ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर था उसमें हम इस तरीके के अप्रोच रखते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इस तरीके के जो प्रैक्टिस है या सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हुई है। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इज ए रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। ये क्या है हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट strategy to achieve economic and sustainable agriculture production to meet diverse requirement of farmhouse while preserving the resource base and maintaining high environmental quality। तो कहने का मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज का यूज करते हुए साथ ही साथ हम इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं, इन्वायरमेंटल क्वालिटी को हम एक तरीके से मेंटेन करते हुए हायर प्रोडक्शन की बात जब करें तो समेकित कृषि प्रणाली, या अगर हम एक सामान्य सी बात को सिंपल सा अगर इसे समझना चाहें तो जब कोई भी कृषि में हम डिफरेंट इंटरप्राइजेज, जैसे हम क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अलग इंटरप्राइजेज में एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन, या हम कह सकते हैं कि वेजिटेबल प्रोडक्शन, फ्रूट प्रोडक्शन, इन सब को एक तरीके से सुअर है, एग्रीकल्चर वानिकी अर्थात कृषि वानिकी है, इन सब को हम इस तरीके से समायोजित करें, इंटीग्रेट करें कि जो हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं उनका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, हम उससे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, हम मैक्सिमम बेनिफिट प्राप्त कर सकें, साथ ही साथ हम इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकें। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, यही जो पूरी एक तरीके से प्रैक्टिस है, ये जो सिस्टम है, इसी को हम समेकित कृषि प्रणाली या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते हैं। तो ये एक तरीके से अभी इसका और हमारे पास नोट्स है तो वहाँ से आपको इसमें दिखाएंगे डिफिनीशन के रूप में। अब नेक्स्ट बात आती है कि हमने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम देख लिया, फार्मिंग कॉन्सेप्ट देख लिया, एम्स क्या है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की, एम्स क्या है, उद्देश्य क्या है, या कह सकते हैं एम्स। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। भाई हमारा मेजर एम्स क्या है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का, कि हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, हम प्रॉफिट को बढ़ाएं, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाएं, बैलेंस फूड, जो फूड मटेरियल्स हैं उसमें सस्टेनेबिलिटी, क्लीन इन्वायरमेंट, हम इन्वायरमेंट को क्लीन रखें, रिसाइकलिंग ऑफ द रिसोर्स, यहाँ ये गलत है, ये द रिसोर्स, सोर्स की जगह रिसोर्स, इनकम राउंड द ईयर। तो कहने का मतलब कि एक तरीके से हम जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम रिसाइकिल करते रहें और जो इनकम है वो राउंड द ईयर अर्थात थ्रू आउट ईयर प्राप्त होती रहे। ये पूरा हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का एम होता है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम रिप्रेजेंट ए सोल्यूशन फॉर इन्हांसिंग लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग एंड सेफ गार्ड इंटेंसिव फार्मिंग। अर्थात देखिए इंटीग्रेटेड और इंटेंसिव अर्थात सघन खेती जब हम कर रहे हैं तो सघन खेती न करके एक तरीके से उसको मिनिमाइज करना। नेक्स्ट वन ऑब्जेक्टिव, ये डायरेक्ट आपका उसमें दिया भी गया है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो इट शुड इंश्योर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जाहिर सी बात है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अगर हम अपनाते हैं तो जो हमारे पास एक तरीके से रिसोर्सेज हैं उनका हम ऑप्टिमम यूज करते हैं, उनको हम कंजर्व भी रखते हैं कि हमें फ्यूचर में, अब ऐसा नहीं कि हम वाटर टेबल अर्थात नीचे पानी जा रहा है और हम पैडी की ही खेती करते चले जाएं। भाई अगर हम आज कर रहे हैं ठीक है, हम आज मैक्सिमम प्रोडक्शन प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में वो पानी कम होगा और हमारे जो आने वाली एक तरीके से प्रोजिनी, एक तरीके से जो संतानें हैं उनके लिए समस्या हो जाएगी। तो इस तरीके से नहीं करना है। It should raise the next return of the farm household by completing main activities with allied enterprise। भाई इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में क्या होता है कि हमारा जो मेन एग्रीकल्चर है उसके साथ साथ जो एलाइड इंटरप्राइजेज हैं, हम क्रॉप के साथ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन, एग प्रोडक्शन, ये भी जो कर रहे हैं ये भी एक तरीके से रिटर्न हमें थ्रू आउट ईयर देती रहती हैं हमारी फैमिली को। एरिया स्पेसिफिक मॉडल, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, एरिया स्पेसिफिक मॉडल फार्मूलेट करते हैं। जैसे अगर हम अभी यूपी के, देखिए ये आपसे ऐसे पूछा जाएगा, एक ये भी क्योंकि यूपी के रेफरेंस में एग्जाम हो रहा है तो वहाँ पूछा जा सकता है कि यूपी स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में बताइए। तो अब यूपी स्पेसिफिक क्या है,
नंबर ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक जोन इन यूपी 9 है। अब हमें तराई रीजन में है, तो तराई रीजन में क्या, वहाँ पानी हमेशा लगता है, तो पानी की एक तरीके से अधिकता रहती है। तो पानी की अधिकता में हम वहाँ राइस का कल्टीवेशन करेंगे, वहाँ मत्स्य पालन कर सकते हैं। तो कहने का ये एक आशय है। बुंदेलखंड रीजन है भाई, हमारा 9 एग्रोक्लाइमेटिक जोन में बुंदेलखंड रीजन आएंगे। तो अब बुंदेलखंड रीजन के लिए अगर हम समेकित कृषि प्रणाली या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अपनाएंगे, तब वहाँ हम राइस क्रॉप नहीं ग्रो करेंगे। ये भाई वहाँ हम कौन सी क्रॉप ग्रो, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है, तो वहाँ हम पल्स क्रॉप्स, ऑयल सीड्स क्रॉप्स, इन सब को हम एक तरीके से इंक्लूड करेंगे। कहेंगे कि एक तरीके से एनिमल हस्बेंड्री अर्थात पशुपालन, वहाँ डेयरी, इन सब को हम वहाँ डेवलप करेंगे। तो ये एक तरीके से एरिया स्पेसिफिक मॉडल जो है वो फार्मूलेट किया जाता है, और उससे जो एलाइड इंटरप्राइजेज उनको हम एक तरीके से सिचुएशन, फार्मिंग सिचुएशन के आधार पे, एरिया की सिचुएशन के आधार पे हम बनाते हैं। नेक्स्ट जो है, इट शुड कंसंट्रेट ऑन डेवलपिंग इंस्टीट्यूशनल एंड मार्केट लिंकेज बाय इंक्लूजन ऑफ न्यू इंटरवेंशनल टेक्नोलॉजी। भाई जाहिर सी बात है कि हम जब इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बनाएंगे, मान लेते हैं कि हम किसी सिटी, एक सिंपल सा लखनऊ सिटी है, गोरखपुर सिटी है, इलाहाबाद सिटी है, हम सिटी के अराउंड की हमारी एरिया है, तो हम जब वहाँ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम अपनाएंगे तो हम उसको लिंक करेंगे कि मार्केट की अवेलेबिलिटी है। अब मार्केट की अवेलेबिलिटी, शहर के आसपास वेजिटेबल क्रॉप्स अगर ग्रो कर रहे हैं तो उनकी मार्केट अवेलेबल रहती है। अगर हमारा वहीं दूध का उत्पादन है तो गाँव में दूध सस्ता होता है लेकिन शहरों में महंगा बिकता है। तो कहने का मतलब ये एक तरीके से हमें उसको भी लिंक करना कि इंस्टीट्यूशनल एंड मार्केट लिंकेज। इट शुड एडजस्ट द न्यूट्रिशनल इनसिक्योरिटी, तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, भाई हमारा एक किसान है, उसका पूरा परिवार है, तो अगर वो केवल फसल का उत्पादन करता है तो एक तरीके से कहीं ना कहीं, अब फसल उत्पादन के साथ ही साथ वो अगर दूध का प्रोडक्शन कर रहा है तो उसके परिवार को दूध भी मिलेगा। उसने कहीं एक तरीके से किचन गार्डन के रूप में वेजिटेबल ग्रो कर लिया, या 2, 4, 10, 20 इस तरीके से थोड़े से फ्रूट्स, मैंगो हो गए 1-2 पेड़, या गुआवा हो गया, पपाया हो गया, बनाना हो गया, इस तरीके से वो ग्रो करता है, इनकी भी खेती करता है। तो कहने मतलब ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, तो वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी, हेल्थी, तो ये भी मिलता रहेगा। तो ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के क्या हैं ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य हैं, क्यों कर रहे हैं भाई, इसीलिए कर रहे हैं। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वन, बेनिफिट्स और एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। आखिर क्या एडवांटेज है हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का? तो हायर फूड प्रोडक्शन टू इक्वेट द डिमांड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पॉपुलेशन आवर नेशन। भाई हमारी पॉपुलेशन 131 करोड़ से अब 137 138 करोड़ हो गई, और ये बढ़ती जा रही है। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हमें अगर फूड सिक्योरिटी देनी है तो उसके लिए हमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे जाना ही पड़ेगा। इंक्रीज फार्म इनकम, फार्म की इनकम को हमें बढ़ाना है। सस्टेनेबल सॉइल फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी, सॉइल की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम ऑर्गेनिक वेस्ट रिसाइकलिंग सिस्टम, जिसमें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी इंक्लूड करेंगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे। अगर कोई क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहा है, एनिमल हस्बेंड्री कर रहा है, तो उससे जो डंग निकलेगा उसको कंपोस्ट के रूप में, वर्मी कंपोस्ट के रूप में बना के वो यूज करेगा। तो ये सब एक तरीके से एडवांटेज हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एलाइड एक्टिविटीज़, भाई एलाइड एक्टिविटीज़ जो हैं उनका कहेंगे कि इंटीग्रेट होंगी। साथ ही साथ इससे हमें थ्रू आउट ईयर इनकम भी प्राप्त हो सकती है। पिगरी बाई प्रोडक्ट जो निकल रहे हैं उन बाई प्रोडक्ट का यूजेज, जैसे अभी स्ट्रा बर्निंग, फसल अवशेष जलाने की जो है वो बढ़ रहा है किसानों में प्रचलन। तो वो क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उनके पास पशुपालन नहीं कर रहे हैं। अगर पशु को वो पालेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो स्ट्रा या इस तरीके से जो होता है उसको, स्टबल को वो जलाएंगे नहीं। तो ये भी अगर वो पशुपालन कर रहा है तो फिर जाहिर सी बात है कि वो नहीं करेगा। रेगुलर स्टेबल इनकम, अगर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, क्रॉप फेल हो गई तो उसको एक प्रोडक्शन से मिल सकता है, मिल्क से मिल सकता है, वो मशरूम की खेती करे, या बी हनी अर्थात बी कीपिंग करे, या सिल्क वर्म, तो इस तरीके से उसे काफ़ी अच्छा। नेक्स्ट वन, बायोगैस एग्रो फॉरेस्ट्री को वो कर सकता है, और बायोगैस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से अब अगर इस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है कि बायोगैस का भी प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो ये एक तरीके से कल्टीवेशन ऑफ फॉडर क्रॉप्स,
फायरवुड्स क्रॉप्स, एवॉइडेंस ऑफ सॉइल लॉसेस थ्रू इरोजन, एग्रो फॉरेस्ट। भाई एग्रो फॉरेस्ट्री अगर हम कर रहे हैं तो जो सॉइल लॉस है थ्रू एयर और वाटर उसको भी हम एवॉइड करते हैं। तो ये सारे के सारे एडवांटेज हैं। देखिए सबसे बड़ी बात मैं ये आपको बता दूं कि ये जितने भी नोट्स हैं, ये जो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना आपको लिखने की वहाँ ज़रूरत नहीं हो पड़ेगी, क्योंकि इतना आप लिख नहीं सकते हैं, ना तो इतना स्पेस मिलेगा। तो ये लेकिन जनरल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट आपके क्लियर रहेंगे तो 10 में से 5 मेजर पॉइंट आप वहाँ लिख ले जाएंगे। तो अगर ये इस तरीके से आता है तो ये नहीं है कि आप थोड़ा सा ये तो मैटर इतना है कैसे याद करेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा, तो ये नहीं कहने का मेरा आशा ये है कि मैटर आपको जो पढ़ेंगे वो थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन अब इतने जो ये वर्ड हैं, अब 10 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 120 वर्ड, 125 वर्ड, 150 वर्ड, इससे ज़्यादा लिखने का नहीं आता है। मतलब अगर 10 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं उसको 125 से लेकर 150 वर्ड में ही लिखना होता है, तो ये काफ़ी लंबा हो रहा है। लेकिन मेजर टॉपिक एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर वहाँ अच्छे से लिख ले जाएंगे। लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ये, क्योंकि आपके पास मटेरियल ज़्यादा होगा। अब उसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, मेजर टॉपिक्स आपने, मेजर पॉइंट आपने, की पॉइंट जो है उसको छोड़ दिया, बाकी आपने सब कुछ लिखा, तो फिर नंबर कटने हैं, आपने की पॉइंट 100% लिखने हैं। नेक्स्ट वन, अब बात आती है कि कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, अर्थात इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का हमने भी क्या देखा कि फार्मिंग क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मिंग, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है, एम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के, और लास्ट वन हम इसमें देखेंगे, बाकी और भी चीज़ें हैं हम उसको अलग वीडियो में देखेंगे, लेकिन इसमें कि कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो क्रॉप, लाइव स्टॉक, बर्ड्स, ट्री, मेजर कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। अच्छा कभी कभी देखिए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका वहाँ ये भी पूछा जा सकता है कि IFS का इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम न देके सीधा सा IFS दिया जाता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ IFS, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ IFS, या व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ IFS। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि IFS मीन्स क्या होगा, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ही होगा ये वहाँ इस तरीके से। तो ये एक तरीके से हमारे कंपोनेंट में अगर हम बात करें तो सिंपल सा बात है कि इसके हम कंपोनेंट जैसे इसमें क्रॉप्स, लाइव स्टॉक, बर्ड्स इस तरीके से दिए गए हैं। तो ये हमारा एग्रीकल्चर अर्थात क्रॉप का प्रोडक्शन करें, उसके बाद हम पोल्ट्री है या एनिमल हस्बेंड्री है, फिश है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये एक हमारा कंपोनेंट इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का हो जाएगा। दूसरा अगर हम बात करें इसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग अर्थात इसको हम 3-4 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो फसल आधारित अर्थात क्रॉप बेस्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिसमें हमारा फसल मेजर क्रॉप होगी, उसके साथ ही हम पशुपालन, मत्स्य पालन, अन्य बी कीपिंग अन्य करते हैं। दूसरा हमारा क्या होता है, एनिमल बेस्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, अर्थात एनिमल हमारे मेजर्स होते हैं और साथ ही साथ हम उसमें अन्य जो भी हैं, अगर हम फसल आधारित कर रहे हैं, फसल आधारित मतलब एग्रीकल्चर क्रॉप्स में सीरियल, पल्स, वेजिटेबल क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, इन सबको इंक्लूड करेंगे, वानिकी हो जाएंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री। सेकेंड वन एनिमल बेस्ड, उसमें क्रॉप हो जाएंगे, एनिमल्स में फिश, हमने अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा बताया तो उसको कंफ्यूज नहीं करना। सेकेंड पशुधन आधारित अर्थात एनिमल बेस्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, जिसमें हमारा क्रॉप प्लस एनिमल में आपके फिश, बी, ये सभी हो सकते हैं। एंड थर्ड वन जो हमारा बेस्ड हो सकता है वो कह सकते हैं कि हम मत्स्य आधारित अर्थात फिश, जिसमें हम पॉन्ड में देखिए एक खेत होती है जिसे एग्रीकल्चर द्वारा खेत तालाब स्कीम लाई गई है। खेत तालाब स्कीम मीन्स एक तरीके से वो हम धान की खेत में हम तालाब खोद देते हैं। अब तालाब में हम मछली पालन कर सकते हैं, मछली पालन के साथ साथ वहाँ हम कुक्कुट पालन या इस तरीके से भी कर सकते हैं, और हम क्रॉप को भी ग्रो कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से समेकित इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के अप्रोच हैं। अभी अलग अलग हैं, हम एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, अदर्स, लेकिन मेजर जो कॉन्सेप्ट है वो 3 बेस पे कि क्रॉप बेस, एनिमल बेस एंड थर्ड वन फिश बेस। तो ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है, ये सभी चीज़ें मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। जो हिंदी मीडियम के हैं उनको भी हम कोशिश करेंगे कि उनको हिंदी मीडियम में भी चैनल के माध्यम से जो भी सिलेबस है, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा है, अगर देखा जाए सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं आप सभी को मेन एग्ज़ाम लिखने के लिए मेरा जो एक तरीके से आप सभी को रहेगा कि किस तरीके से, तो एग्रीकल्चर जो है अप्लाइड सब्जेक्ट है,
अप्लाइड मीन्स बिहेवियरल सब्जेक्ट है, इसको हम व्यवहारिक रूप में, जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, ये रटने की ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम या समेकित कृषि प्रणाली क्या है, इसकी डिफिनीसन आप एक बार समझ लेंगे और इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या इसके कंस्ट्रेन है, अभी इसको भी हम आगे देखेंगे। कंस्ट्रेन भी इसमें होते हैं भाई, लेबर, लैंड, कैपिटल, तमाम चीज़ें इसमें बाधाएँ भी आती हैं, इसकी बाधा भी काम करते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का। तो ये सब, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको अगर सामान्य से कहीं भी हैं, कहीं भी किसी किसान के सामने खड़े हो जाइए, उसको बस बताइए कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, या खुद ही कहीं मतलब ये सामने की कोई किसान है और हम उसको बता रहे हैं, इस तरीके से जब पढ़ेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है। अब राइस क्रॉप के प्रोडक्शन एंड प्रैक्टिसेस दिया गया है, अब राइस क्रॉप का आप किताब ले लीजिए और उसको रटते रहिए, तो इस तरीके से रटने से नहीं आएगा, उसको समझने की ज़रूरत है। अच्छा, राइस क्रॉप है, राइस क्रॉप में क्या क्या होता है, उसका साइंटिफिक नेम, जूलॉजिकल नेम, ये जो चीज़ें हैं वो तो पढ़ना पड़ेगा। बाकी उसके बाद राइस क्रॉप है, तो राइस क्रॉप कब गो होती है, उसका खरीफ, रबी, जायद, मेजर यहाँ वेटलैंड एंड ड्राई कंडीशन किस तरीके से होता है, उसमें नर्सरी लगती है, नर्सरी कब से कम समय लगता है, उसका सीड रेट क्या होगा, ये समझने का, रटने की जरूरत नहीं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं, अब उसको रटिए नहीं, उसको एक समझिए कि किसी को आप बताइए कौन कौन से रोग लग सकते हैं, कौन कौन से कीट लग सकते हैं। तो ये एक, जब आप कहीं भी फील्ड में निकलिए, कहीं भी हैं आसपास अपने गांव में हैं, तो इस तरीके से जब उसको याद करेंगे, किताब लिए रहिए, फिर उसको समझिए, फिर किताब में देखिए अच्छा ये वैरायटी मैं भूल गया, इस तरीके से। तो फिर वो व्यवहारिकता, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब व्यवहारिक रूप में उसको लाएंगे तो 100% आपका कर पाएंगे। जैसे अब मैथ होता है, मैथ में तो फार्मूला दे दिया गया है, जब तक फार्मूला नहीं याद है तो वो आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये व्यवहारिक है, एक बार आपने इसको व्यवहारिक रूप में ज्ञान प्राप्त कर लिया तो जो वहाँ लिखना है वो 100% लिख ले जाएंगे। चलिए, उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा और अच्छे से जो भी हैं मेन के वो अच्छे से तैयारी करें, तो बड़ा अच्छा मौका है, बड़ी अच्छी वैकेंसी भी है।